जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपका बायोलॉजी का चैप्टर 6 चल रहा था, जिसमें हम लोग ने डीएनए के रासायनिक संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम आज इसमें पढ़ेंगे डीएनए की वाटसन और क्रिक मॉडल। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, द्विकुंडलित डीएनए की खोज की। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने की, तो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है, कि मिसर ने किया था, लेकिन द्विकुंडलित जो मॉडल प्रस्तुत किया वो वाटसन व क्रिक ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक इमेज दिख रहा होगा, ये द्विकुंडलित संरचना है ना डीएनए की। तो इसमें आइए बात क्या क्या चीजें हमको इंपॉर्टेंट हैं जो सीखनी है, तो वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 5 डैश जो होता है यहाँ पे पेंटोज शर्करा, ये फ्री एंड होते हैं बच्चे। ये क्या होते हैं? ब्लैक बोन। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको क्या कहते हैं? ब्लैक बोन कहते हैं। ब्लैक बोन के नाम से इसको जानते हैं। और ये दोनों के दोनों फ्री एंड होते हैं। फ्री एंड मतलब दोनों स्वतंत्र होते हैं, समझ गए? जो आपका 5 डैश है, 5 डैश जो आपका है यहाँ पे पेंटोज शर्करा फास्फेट समूह आपका जुड़ा होता है, और जो 3 डैश है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है, हमेशा याद रखेंगे। और एक का 5 डैश है तो इसका अंतिम जो सिरा होगा वो आपका 3 डैश होगा, और एक का 3 डैश है तो इसका अंतिम सिरा क्या होगा? 5 डैश होता है। ये क्यों होता है? आपकी केमिकल स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, तो वहां से भी आप जान सकते हो, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि इनके बीच नाइट्रोजनी जो क्षार पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि एडेनिन और थाइमिन, हमने बताया था एडेनिन थाइमिन या थाइमिन एडेनिन के बीच में हाइड्रोजन बंध 2 होंगे, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन बंध कितने होंगे बच्चे? 3 होते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है। ये बात आपने समझा। अब ये जो ब्लैक बोन ये आपका है, यहाँ पे क्या जुड़ा होगा? तो पेंटोज शर्करा प्लस फास्फेट ग्रुप होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे तो P प्लस एस हम लिख देते हैं, यहाँ पे P प्लस आप एस भी लिखिएगा, P प्लस एस। ठीक है, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप आपका यहाँ पे है। यहाँ पे भी आपको लिखना है P प्लस यस, P प्लस यस, यहाँ पे P प्लस यस, यहाँ पे भी 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 P प्लस यस लिख देना है आपको ऐसे। ठीक है, ये आपका P प्लस एस, P प्लस यस, P प्लस एस, यहाँ पे भी लिख देना P प्लस एस, और ये भी आपका P प्लस एस होगा, और यहाँ पे भी P प्लस एस आपका, ये ऐसे ही आपको लिख देना है। और इनके बीच जो है जो नाइट्रोजनी क्षार बचे, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है बात। अब जो दो यहाँ पे जो द्विकुंडलित है, 2 न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी होती है वो डीएनए का व्यास होता है। बात नहीं करेंगे बच्चे, है ना? तो इनका व्यास, द्विकुंडलित संरचना है तो दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होगी ये वाला, ठीक है, ये इनका क्या होता है बच्चे? व्यास होता है। ये क्या होगा? इनका व्यास होता है। और व्यास कितना होता है ना? तो मैं इधर लिख देता हूं कि व्यास आपका क्या है? 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी, है ना भैया? 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी, टाइडों के बीच की दूरी आपका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और ये व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चे। कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम होगा। ये बात समझ लीजिए। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजनी क्षारों के बीच की दूरी अगर बात करें, तो पहले हम एक पिच की बात करते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से और यहां से अगर बात करें, यहां से और यहां से बात करें, तो हमारा एक पिच कहलाएगा। एक पिच, और एक पिच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है ना? तो पिच किसे कहेंगे? मतलब 10 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी को यहां पे लिख देता हूं कि 10 नाइट्रोजनी क्षारों के बीच की दूरी एक पिच कहलाती है। एक पिच कहलाती है, और इसका दूरी जो होता है वो आप जानते हो कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम होगा, है ना? तो आप सोचो कि 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी ये है, तो 2 नाइट्रोजन क्षार, मतलब 10 से इसको भाग करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर बात करें कि ये नाइट्रोजन क्षार, ये नाइट्रोजन क्षार, इनके बीच कितनी दूरी होगी?
तो ये आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये बात भैया नोट डाउन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। तो ये इतनी बातें आप अगर जानते हो तो ये आपको पेपर में भी लिख देना है, ठीक है। तो लिखना कैसे है मैं आपको इधर बता दे रहा हूं, है ना, कि डीएनए का जो वाटसन और क्रिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो वह आपका किया किसने है, वाटसन और क्रिक ने भैया किया है। उन्हीं के नाम से आपकी परीक्षा में जब सवाल पूछे जाते हैं तो वाटसन और क्रिक मॉडल, है ना, कह करके सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि वाटसन और क्रिक का मॉडल का नामांकित चित्र प्रस्तुत कीजिए। एक मिनट रुकिए बच्चे, देखेंगे बच्चे। अब मान लीजिए वाटसन क्रिक मॉडल आपका नामांकित चित्र आया तो इस प्रकार से लिख देना है, ये वाली बातें आपको बता देनी है। लेकिन कहे उल्लेख कीजिए तो आप इसमें क्या बता सकते हो, ठीक है। तो आप बताएंगे कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को वाटसन और क्रिक मॉडल कहा जाता है, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी को व्यास कहते हैं, जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और इसमें 10 नाइट्रोजनी क्षारों के बीच की दूरी को एक पिच कहा जाता है, जिसका मान 34 एंगस्ट्रॉम होता है, तथा 2 नाइट्रोजनी क्षारों के बीच की दूरी आपका कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है ना। और ये आपका अलग अलग जो है, यहाँ पे ब्लैक बोन जो फ्री एंड्स होते हैं और इन पे दोनों कुंडली जो होती है इस पे भैया आपका फास्फेट ग्रुप ऑफ पेंटोस शर्करा पाया जाता है, ठीक है। 5' पे जो 5' फ्री एंड होता है इस पे आपका फास्फेट ग्रुप व 3' पे आपका हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है ना। तो इस प्रकार बस इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, एक बार बना करके अपने कॉपी में चेक करिएगा इन चीजों को। अगर कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को जरूर लिखें, है ना। पढ़ाई से संबंधित, है ना, फालतू वाली चीजें नहीं। तो देखो भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे इरविन चार ग्राफ का नियम, ठीक है। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इरविन चार ग्राफ का नियम को हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए देखिए इरविन चार ग्राफ का नियम देखेंगे दोस्तों। इरविन चार ग्राफ का नियम, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में यूपी बोर्ड में कि इरविन चार ग्राफ का नियम भैया क्या है। तो इरविन एक भैया, ठीक है, वैज्ञानिक थे और इन्होंने नाइट्रोजनी क्षारों का अध्ययन करके बताया कि जो नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं ये कैसे व्यवस्थित होते हैं, इनका अध्ययन करके बताया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे भैया इन्होंने इरविन चार ग्राफ के नियम में कुछ बातें हमको लिखनी होंगी। तो क्या लिखेंगे कि इरविन चार ग्राफ ने, ये नाम है भैया इरविन चार ग्राफ जो है ये एक वैज्ञानिक का नाम है ना। तो इरविन चार ग्राफ भी हम लिखेंगे कि इरविन चार ग्राफ ने सन 1950 ईस्वी में, ठीक है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों की मात्रा का अध्ययन किया और बताया कि, तो भैया क्या बताया है, पहले पॉइंट में हम लोग इस बात को समझेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है, आप लगा सकते हैं। तो ये इरविन साहब ने क्या बताया था इस बात को, तो डीएनए भैया फिर से बताते हैं कि इरविन चार ग्राफ ने सन 1950 ईस्वी में डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों की मात्रा का अध्ययन किया और बताया। अरे तो भैया क्या बताया, ये बात जानो कि डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। पिरिमिडीन की मात्रा की बराबर होती है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे बच्चे
इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पूरी क्लियर बात बताया कि प्यूरिन में क्या क्या पाए जाते हैं, pyrimidine में क्या क्या पाए जाते हैं, और इन दोनों में जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो डीएनए में क्या क्या पाए जाते हैं, यह आप जानते हो। तो बच्चे हम पहले प्यूरिन जो आपका है, प्यूरिन में आप जानते हो कि भैया एडेनिन, भैया क्या पाया जाएगा, एडेनिन ए, और कामा ग्वानिन, बच्चे ग्वानिन मतलब जी, ये पाया जाता है ना। बात करेंगे pyrimidine में, तो pyrimidine में 3 बातें पाई जाती हैं। pyrimidine जो होता है बच्चे 3 चीजें पाई जाती हैं, वो कौन कौन से हैं, लेकिन आपके डीएनए में सिर्फ 2 ही, यूरेसिल को छोड़ दीजिए। तो एक आपका साइटोसिन पाया जाएगा, एक आपका साइटोसिन भैया सी से दर्शाते हैं, और एक आपका पाया जाएगा थायमीन, ठीक है, थायमीन, थायमीन पाया जाएगा। तो ये आप भैया समझिएगा, थायमीन, साइटोसिन और थायमीन। तो थायमीन को भैया टी से दर्शाते हैं। अब इन्होंने क्या बताया भैया कि मतलब प्यूरिन की मात्रा pyrimidine के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि प्यूरिन की मात्रा, ऐसे लिखेंगे, प्यूरिन की मात्रा बराबर होगी किसके, pyrimidine की मात्रा, किसके बच्चे, pyrimidine की मात्रा के बराबर होती है। तो ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बच्चे। थोड़ा सा यहीं पे अब ऊपर मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो एक बार भैया स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में छाप देना बात, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए बच्चे, आगे बढ़ा जाए तो थोड़ा सा मैं ऊपर इरेज करूंगा यहीं पे, और देखिए इसी को ऊपर थोड़ा लिख देता हूं, ये वाली बात, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा बच्चा, ठीक है, ये वाली बात। तो यहां पे देखेंगे प्यूरिन में क्या क्या आता है भैया, अभी मैंने बताया कि एडेनिन और ग्वानिन आता है। इसका मतलब क्या है भैया कि A प्लस जी बराबर होगा साइटोसिन, साइटोसिन और प्लस साइटोसिन प्लस थायमीन के बराबर होगा, ये है ना। अगर इनको इधर ले आए इसके अनुपात में, तो A प्लस जी अपान C प्लस टी, है ना, ये आपका जो होगा वो उसका अनुपात क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये सिद्धांत उन्होंने अपने भैया इरविन चार्ट ग्राफ में प्रस्तुत किया, ये, और ये एक आपका फार्मूला बन गया। अब यहां से सवाल आपसे पूछ सकता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार भैया नोट डाउन करेंगे, और कोई बात नहीं समझ में आ रही है पूछ लेना। हो गया बच्चे, ठीक। देखो बच्चे एक सवाल इस पे कर लेते हैं इरविन चार्ट ग्राफ पे, और एक नहीं बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक सवाल यहाँ पे बच्चे लिखा है कि मान लिया डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितने बच्चे, 2000, कितने हैं, 2000। इनमें से 200 न्यूक्लियोटाइड ऐसे हैं जिनमें एडेनिन पाया जाता है। तो डीएनए में अन्य न्यूक्लियोटाइडों की गणना करें। अब अन्य भैया एडेनिन तो बता दिया कि पाया गया भैया हल में, तो पहले ज्ञात क्या भैया, कुल न्यूक्लियोटाइड आपको पता है, कुल न्यूक्लियोटाइड भैया, कुल न्यूक्लियोटाइड आपको पता है, कुल न्यूक्लियोटाइड वो कितने हैं बच्चे, 2000 हैं। क्या एडेनिन पता है कि नहीं पता है, भाई एडेनिन तो 200 है। तो ये बताओ एडेनिन का संबंध किससे होता है भैया, थायमीन से होता है। इसका मतलब थायमीन भी कितना होगा भैया, 200 होगा, है ना। अब अगर एडेनिन और प्लस थायमीन, एडेनिन प्लस थायमीन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 400। तो अब आपको निकालना क्या है भाई, ये तो 400 हो गया। अब बाकी अन्य निकालना है, तो आपका साइटोसिन और किसका निकालना है, ग्वानिन का, ये तो निकालना है। तो आप ये बताओ कि भैया अगर A प्लस टी, भाई सबका अगर जोड़ ले हम यहाँ पे, तो बराबर आपका कितना है भैया, 2000 है। और A प्लस टी का हमको वैल्यू पता है 400, तो 400 रखेंगे, प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 2000, C प्लस जी, है ना। तो इधर देख लेंगे बच्चे, इधर तो आपका C प्लस जी कितना आ जाएगा, 2000 में से आपका 400 घट जाएगा, तो C प्लस जी आपका कितना आएगा, 1600, हाँ नहीं घट जाएगा, 1600 आ जाएगा। और आप जानते हो यहां पे लिख देता हूं कि एडेनिन बराबर थायमीन, तो साइटोसिन बराबर ग्वानिन, भैया ये होता है ना। तो यहाँ पे हम C प्लस सी लिख सकते हैं, और ये 1600 है, तो 2C बराबर आपका 1600, 2 से काटेंगे तो ये आपका 800।
है ना। तो सी की वैल्यू कितने न्यूक्लियोटाइड आएंगे, इतने। तो जी का भी कितना आएगा, 800 ही आएगा। तो सी पता, जी पता, और आपको ए पता, टी पता, तो 4 ही तो पाए जाते हैं भैया डीएनए में न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो, है ना। कल हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, डीएनए की विकृतीकरण व पुनः आकृतीकरण, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे टूटता है और कैसे जुड़ता है। हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।